नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को लेकर आए हैं। और आज का जो डेरिवेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है और साथ में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज, अगर बात करें एवरेज पावर को भी डिराइव करेंगे। ठीक है ना, मतलब एवरेज पावर का मतलब होता है एनर्जी लॉस फॉर कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, तो ध्यान समझना, ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछता है। पहला पूछता है फाइंड द डेरिवेशन ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और क्या पूछता है इसको और थोड़ा घुमा के ऐसे पूछता है कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी लॉस फॉर कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो, एनर्जी लॉस का मतलब होता है पावर, पावर करने का मतलब एनर्जी लॉस। जैसे हम एग्जांपल के लिए अगर बात करें कि मान लो मेरे पास एक 200 वाट का बल्ब है। कितना वाट का बोलो? अगर एक 200 वाट का बल्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड जो है 200 जूल एनर्जी क्या करेगा बोलो? लॉस करेगा। जैसे अगर मान लो मेरे घर में, मान लो सपोज करो कि मान लो मेरे पास एक हीटर का तार, हीटर का तार जैसे 1000 वाट का आता है या फिर 1500 वाट का आता है, तो मान लो हम 1000 वाट का तार लेके गए हीटर का, जो नाइक्रोम का होता है। तो 1000 वाट कहने का मतलब क्या होता है? वाट कहने का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, वाट कहने का मतलब है कि हर एक सेकेंड, एक सेकेंड में वो कितना एनर्जी वेस्ट करेगा बाबू? तो एक सेकेंड में वो 1000 वाट क्या करेगा? मतलब 1000 वाट बोले तो यहाँ 1000 जूल क्या करेगा बोलो? एनर्जी वेस्ट क्या करेगा हर एक सेकेंड। ठीक है ना, तो अगर 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या समझे? क्यों वो हर एक सेकेंड जो है 100 जूल एनर्जी क्या करेगा? वेस्ट करेगा, कंज्यूम करेगा, मतलब एनर्जी को कंज्यूम कर देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये होता है हम लोग का पावर का मतलब। ठीक है, तो पावर का अगर हम लोग ऐसे देखें तो पावर का एक फॉर्मूला होता है। अगर थोड़ा सा देखें तो पावर इक्वल टू, थोड़ा समझते हैं कि पावर इक्वल होता है वर्क बाई टाइम होता है। इसको सोल्व करेंगे तो जूल बाई सेकेंड आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो होगा जूल पर सेकेंड। तो यही चीज समझा रहे थे कि हर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना जूल एनर्जी वेस्ट करेगा। अगर मान लो 200 वाट का बल्ब है तो हर एक सेकंड में वो 200 जूल एनर्जी क्या करेगा वो लोग? वेस्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ निकालना है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, दैट मीन्स फ्लक्चुएटिंग करंट है ना, वो कंप्लीट वन साइकिल में कितना एनर्जी क्या करेगा? वेस्ट करेगा। उस एनर्जी के डेरिवेशन को निकालना है। ये जो एनर्जी लॉस होता है इसको हम लोग एवरेज पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बोलो? एवरेज पावर। और एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आता है? ध्यान से समझना, एवरेज पावर का फॉर्मूला आता है EV/IV cos फाई। EV/IV क्या आता है बोलो? cos फाई। और cos फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर। वेयर cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, वेयर cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है ना, इज कॉल्ड पावर फैक्टर, याद रखना बाबू, इज कॉल्ड पावर फैक्टर। समझ में आया? तो ये होता है हम लोग एवरेज पावर का डेरिवेशन। और इसी डेरिवेशन को हम लोग को क्या करना है? इस क्वेश्चन में डिराइव करना है। बहुत ज्यादा मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन, 5 मार्क्स में देखा गया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारा बनता है, तो हम लोग डिटेल से समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, हम लोग अगर बात करें तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होता है। हम बताए थे अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है, डिकचिक डिकचिक, बोला है ना। ये होता है पॉजिटिव फेज और ये होता है नेगेटिव फेज, मतलब एक बार पॉजिटिव में चलता है और एक बार नेगेटिव में। तो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम को हम बोलते हैं टी। तो ये टी टाइम में मान लो कंप्लीट वन साइकिल चक्कर पूरा कर रहा। कितना टाइम में बोलो? टी टाइम में। अच्छा, थोड़ा सा अगर बात करें हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम बता देते हैं। ये सब कुछ बातें यहाँ याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन में जरूरत पड़ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई न्यू। क्या होता है बोलो? 2 पाई न्यू, जहां न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। बात समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे जो न्यू है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, यहाँ पे जो ओमेगा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बोलो? न्यू है। जैसे जैसे न्यू बदलेगा ओमेगा बदलेगा। तो ये डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट में ही आप लोग का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है ना, कि जैसे जैसे कॉइल घूमता है दैट मीन्स उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, और जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितना रोटेट क्या किया कॉइल जो है, कितना बार घुमा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि एक सेकंड में ऐसे समझो कि अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है कि एक सेकंड में कितना बार फ्लक्चुएट किया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे इंडिया के घरों में जो करंट जो सप्लाई होता है वो 50 हर्ट्ज पर, दैट मीन्स 50 हर्ट्ज पर जो है सप्लाई किया जाता है। मतलब ये जो फ्लक्चुएटिंग करंट दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल। मतलब ये
1 सेकंड में, ध्यान सुनो, 1 सेकंड में कितना चक्कर मारेगा बोलो, 50 चक्कर मारेगा, तो उसको हम बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी कितना है बोलो, 50 हर्ट्ज। अगर जैसे थोड़ा सा और बताते हैं, जैसे ये पंखा है, मान लो ये पंखा 1 सेकंड में 100 चक्कर मार रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 100 हर्ट्ज होगा, मतलब 100 हर्ट्ज होगा। समझ में आ गया? चलो आप ध्यान समझते हैं। तो एक बात और बताते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। फिर से बता रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब जब करंट ऐसे चलता है, जब एसी करंट ऐसे चलता है, तो किसी पार्टिकुलर टाइम का या फिर किसी छोटे टाइम के करंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट का। तो इसका फॉर्मूला होता है I = I0 sin ओमेगा टी। इसका भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आपको यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E = E0 sin ओमेगा टी, इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। ये इन दोनों को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइम का करंट और किसी पार्टिकुलर टाइम का वोल्टेज, या फिर किसी छोटे टाइम के वोल्टेज को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। बात समझ में आ गया? मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम जब ऐसे करंट चला, तो किसी छोटे टाइम यहाँ का, फिर यहाँ का, या फिर यहाँ का, किसी पार्टिकुलर टाइम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जितना बड़ा बूंदा दे रहे हैं उतना ही बड़ा यहाँ पे, इतना ही जो है इस करंट का वैल्यू है। बात समझ में आ गया ना? किसी पार्टिकुलर टाइम के करंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहा जाता है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहा जाता है। तो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज, ध्यान समझना बाबू, इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है I = I0 sin ओमेगा टी, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E = E0 sin ओमेगा टी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना कि करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है बोलो, एंगल होता है, जिसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं -φ, क्या लिख रहे हैं बोलो, -φ। वेयर फाई क्या है, वेयर फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, वेयर फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। अगर बोले फेज डिफरेंस है क्या, तो करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है बोलो, फेज डिफरेंस कहा जाता है। बात समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है बोलो, फेज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान समझना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे LCR सर्किट में। अगर LCR सर्किट भी देखना चाहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, LCR सर्किट में जाके देख लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। देखो जब AC सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस कंटेन करता हो, क्या करता हो बोलो, रेजिस्टेंस। जब AC सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस कंटेन करता हो, तो वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है, वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है ऐसे, मतलब वोल्टेज भी इधर होगा और करंट भी इधर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वोल्टेज भी इधर होगा और क्या होगा, करंट भी, मतलब इन दोनों के बीच क्या एंगल, फाई = 0 डिग्री। तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, वोल्टेज और करंट साथ साथ चलता है। समझ में आ गया? लेकिन जब AC सर्किट सिर्फ कॉइल कंटेन करता हो, सिर्फ कॉइल को क्या करता हो बोलो, कंटेन करता है, जब ओनली कॉइल को कंटेन करेगा, बात समझ में आ रहा है, तो जो, ध्यान से सुनना बाबू, तो जो यहाँ करंट है या फिर जो वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज करंट से π/2 पीछे रहेगा। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो पीछे का मतलब इसके ऊपर, मतलब पीछे आएगा, इधर ऊपर वाला को हम लोग बोलेंगे पीछे। यहाँ पर होगा वोल्टेज VL, L का मतलब कॉइल होता है, तो ये π/2 पीछे है। किस में बात कर रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन जिसमें कैपेसिटर जुड़ा हो, मतलब AC सर्किट जब सिर्फ कैपेसिटर को कंटेन करता हो, तो जब कैपेसिटर को कंटेन करेगा, तो ये जो है वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 आगे चलता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये π/2 करंट से आगे रहेगा। इधर हम लिखेंगे VC। समझ में आया? मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 होगा, और यहाँ का फेज डिफरेंस क्या होगा, ये होगा। यहाँ भी फेज डिफरेंस क्या होगा, π/2 का होगा। तो अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं इधर, तो हम लोग लिखे थे यहाँ I = I0 sin ओमेगा टी, और यहाँ लिखेंगे E = E0 sin ओमेगा टी -φ। देखो अब ध्यान समझो, यहाँ फिर से समझा दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस का बात करेंगे कि जब AC सर्किट ओनली रेजिस्टेंस को कंटेन करता हो, तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो I = I0 sin ओमेगा टी और E = E0 sin ओमेगा टी, तो दोनों इक्वेशन क्या होगा, सेम। इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ। फेज डिफरेंस का मतलब होता है करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल। समझ में आ गया? लेकिन जब यहाँ
जब कर लेंगे कि ओनली कैपेसिटर कंटेन करता हो, ये कैपेसिटर वाला है, तो क्या होगा, वोल्टेज π/2 आगे चलता है, तो यहां लिखेंगे फाई की जगह +π/2। क्या लिखेंगे बोलो, +π/2, मतलब इधर है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो अब क्या है उसके बाद, जिसमें सिर्फ क्या हो, कॉइल, तो कॉइल के लिए क्या डालेंगे बोलो, π/2 डालेंगे। ये आगे है तो यहां देखो, तो यहाँ -π/2 डालेंगे, तो यहाँ -π/2 डालेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और हो जाएगा इक्वल टू E0 sin ωt, और प्लस π/2 होगा, मतलब वोल्टेज करंट से π/2 कहाँ चला जाएगा आप लोग, आगे चला जाएगा। ये सब आप लोग बहुत बढ़िया से LCR सर्किट में पढ़े होंगे, तो जरूर वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग जरूर वो देख लीजिएगा। ठीक है, हमको यहीं से मतलब है। तो ये होता हमारा इंस्टेंटेनियस करंट और ये होता हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब हम निकालेंगे, यदि यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। क्या निकालेंगे बोलो, इंस्टेंटेनियस पावर। तो नाउ इंस्टेंटेनियस पावर इज, नाउ इंस्टेंटेनियस पावर इज, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा वो बताओ। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पावर इक्वल होता है वोल्टेज और इंटू करंट होता है ना। वोल्टेज और इंटू क्या होता है बोलो, करंट। तो यहाँ लिखे हैं वोल्टेज और इंटू करंट, समझ में आ गया। तो यहाँ लिख रहे हैं P, वोल्टेज की जगह E लिखेंगे, EMF होता है इसी को, वोल्टेज को EMF बोलते हैं, और करंट को क्या बोलेंगे, I। तो यहाँ होगा P इक्वल टू होगा बोलो, E के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E0 sin ωt -5, अरे बोलो हाँ है ना। और I के जगह क्या लिखेंगे बाबू, I के जगह लिखेंगे I0 sin ωt, I इक्वल टू I0 sin ωt। ये जो निकाले ये है क्या, इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब देखो, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है, अरे बोला है ना। देखो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होगा कि जब ये करंट ऐसे चल रहा होगा तो किसी पार्टिकुलर टाइम का पावर, बोला है ना, किसी पार्टिकुलर टाइम के पावर को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस पावर। यानी कि किसी छोटी टाइम के पावर को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। मतलब ये dt टाइम का पावर है, dt मतलब छोटा सा टाइम, तो छोटे से टाइम का पावर क्या है बोलो, p। अगर छोटे से टाइम का पावर p होगा तो बताओ कंप्लीट 1 साइकिल का पावर क्या होगा, मतलब 0 से लेके t टाइम का पावर क्या होगा। तो बोले सर 0 से लेके t टाइम का पावर होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके t और p और इंटू क्या होगा dt। ये जो होगा हमारा कंप्लीट क्या होगा यहाँ पे, मतलब कंप्लीट 1 साइकिल का क्या होगा बोलो, पावर होगा, यानी कि टोटल पावर होगा फॉर कंप्लीट 1 साइकिल के लिए। बात समझ में आ गया, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए क्या होगा, टोटल पावर होगा। ये जो हमारा आया ये हमारा टोटल पावर, क्या निकल गया बोलो, टोटल पावर। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना क्या सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, है ना, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, इधर लिख रहे हैं। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन याद है, साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला है ना। साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन थीटा माइनस फाई इक्वल होता है साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा और इंटू साइन फाई। याद आया, ये फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा माइनस फाई का। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहां भी पुट करेंगे, ध्यान से देखना। देखो लिख रहे हैं यहाँ, तो पावर की जगह p लिखें, ये क्या निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब किसी छोटे टाइम का पावर। तो dt टाइम का पावर अगर p है तो कंप्लीट 1 साइकिल का पावर क्या हो जाएगा, 0 इंटीग्रेशन 0 से लेकर t p और इंटू dt। ये होगा हमारा टोटल पावर। टोटल पावर यानी कि कंप्लीट 1 साइकिल का पावर। बात समझ में आ गया। तो अभी हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर में देखो E0 I0 को एक साथ लिखे, तो E0 I0 एक साथ लिखेंगे, है ना। इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताओ हमको फटाफट। तो देखो यहाँ साइन थीटा माइनस फाई यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है ना। तो यहाँ होगा साइन ओमेगा टी, बोलो है ना, और इंटू क्या होगा बोलो, कॉस फाई होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा कॉस ओमेगा टी, और इंटू क्या होगा बोलो, इंटू होगा साइन फाई होगा। ये होगा ब्रैकेट बंद और ये रहेगा बाहर में साइन ओमेगा टी। आगे बात समझ में। अब इसको हम लोग फिर से मल्टीप्लाई, देखो ये ब्रैकेट के बाहर था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ भी। इसको तोड़े थे, बात समझ में आ गई, इसको एक्सपेंड किए थे, इसको यहाँ लिखे थे। तो हम आगे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर में P इक्वल टू E0 I0। सजा के एक बार लिख दे, सजा के एक बार लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस क्या होगा यहाँ कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाई, और बाहर में क्या था बाबू, बाहर में था हमारा, बाहर में था साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, क्या है बोलो, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ लिखते हैं देखो
P इक्वल टू होगा ई नॉट आई नॉट, ये भूलना नहीं है, ठीक है, छूट जाएगा तो दे देना। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव और माइनस, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो होगा साइन ओमेगा टी और इंटू क्या होगा बाबू कॉस ओमेगा टी और होगा इंटू क्या होगा बोलो साइन फाइव। तो ये जो हम लोग सॉल्व किए ये निकला मेरा इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम का पावर, किसी छोटे से टाइम का पावर। बात समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एवरेज पावर निकालना है या फिर टोटल एनर्जी लॉस फॉर कंप्लीट वन साइकिल निकालना है। तो लास्ट में लिखे हैंस, हैंस क्या निकालना है, देखो ये चीज निकालना है ना, टोटल एनर्जी लॉस फॉर कंप्लीट वन साइकिल। तो हम लोग लिखेंगे हैंस टोटल एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी लॉस फॉर कंप्लीट वन साइकिल, है ना, टोटल एनर्जी लॉस फॉर कंप्लीट वन साइकिल और एवरेज पावर, इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज पावर बोलते हैं, है ना। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है PAV, बोलो एवरेज पावर इक्वल टू होगा टोटल पावर बाई क्या होगा बोलो टोटल टाइम। फिर से एक बार और समझा देते हैं टोटल पावर का मतलब। देखो जैसे हमारा ये ऐसे अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था, बोलो हाँ या ना, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है t, मतलब यहाँ शुरुआत करें 0 और यहाँ टाइम खत्म होगा t, बोलो हाँ या ना। तो किसी पार्टिकुलर टाइम का मतलब किसी छोटे से टाइम को पावर को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब अगर dt टाइम का पावर अगर p है तो 0 से लेके t टाइम का पावर क्या होगा, तो 0 से लेके t टाइम का पावर होगा 0 से लेके t और p इंटू dt होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल पावर। तो इसके जगह लिखेंगे एवरेज पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके t और यहाँ होगा p और इंटू dt और बाय नीचे में क्या लिखेंगे बोलो t। अब हम इस p के जगह ऊपर में जो p का वैल्यू निकालें उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। बस इसको इंटीग्रेशन कर देंगे हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या इस p का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो तो यहाँ लिखेंगे एवरेज पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके t और यहाँ p के जगह लिखना है। तो साइन यहाँ ई नॉट आई नॉट था और यहाँ क्या था देख लो, यहाँ था साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस यहाँ क्या था साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव और यहाँ क्या रहेगा बोलो dt आएगा ना, तो dt आएगा ही आएगा साइड में और बाई क्या होगा बोलो t होगा। बात समझ में आ गया। अब देखो और सुनो, जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन से क्या कर देते हैं बोलो बाहर। तो करो या लिखते हैं एवरेज पावर इक्वल टू क्या क्या बाहर हो जाएगा बोलो ई नॉट आई नॉट बाहर हो जाएगा और बाई क्या होगा बोलो t, या इंटीग्रेशन 0 से देके t देंगे, है ना। अंदर में जो है उसको हम प्यार से लिखेंगे एक बार और, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं समझाने के लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस यहाँ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और क्या होगा इंटू साइन फाइव होगा ना और इंटू क्या होगा बोलो dt। अब इंटीग्रेशन में रूल है प्लस और माइनस रहा तो हम उसको अलग अलग इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना अगला स्टेप है। तो क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ लिखेंगे एवरेज पावर, है ना, तो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर ही रख देते हैं पहले और यहाँ t, देखो इसको बड़ा ब्रैकेट में डालते हैं, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन और एक बार इसके साथ। तो यहाँ लिख रहे हैं एक बार इंटीग्रेशन 0 से लेके t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ठीक है, और इंटू क्या लिखेंगे बोलो dt, ये dt इससे मल्टीप्लाई होगा ना माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बाबू 0 से लेके t। अब इसको करना है इंटीग्रेशन, तो होगा साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव। अब क्या करना है आप लोग को, बस इसको इंटीग्रेशन करना है बढ़िया से मन लगा के। अगर आप ये इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन क्या हो गया बोलो खत्म। मैथ तो इतना आता होगा।
अब देखो एक तरीका बताते हैं, जब ये लंबा लगने लगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तरीका बताते हैं, बस याद रखना पड़ेगा उसके लिए। इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, चिंता मत करो अभी हम देखो इसको ऐसे एरो मार के ना डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसका आंसर होता है cos 5/2 और इंटू टी आता है, और इसको जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0। अब इसको यहाँ डायरेक्ट लिख के हम लोग सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक एक करके पूरा डिटेल से बताते हैं ये और ये इंटीग्रेशन कैसे इस तरह आया, पूरी तरह से हम एक एक करके बताएंगे। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का नाम हम 2 रख देते हैं। आगे बात समझ में, इसको हम इंटीग्रेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इंटीग्रेशन क्या मानते हैं बोलो सेकंड, और इन दोनों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 का मतलब ये, तो हम अगला पेज में बना रहे देखो, तो यहाँ लिखेंगे नाउ करके लिख रहे हैं, नाउ I1 इक्वल टू, है ना, तो नाउ I1 इक्वल टू ये टर्म लिखना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई और इंटू क्या होगा बोलो dt होगा। समझ में आ गया। अब देखो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। देखो यहाँ dt है, मतलब इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब ये वाला वेरिएबल है और ये वाला क्या है बोलो कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर कर देते हैं। देखो I1 इक्वल टू होगा cos फाई हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके t लिखेंगे, थोड़ा अच्छा से देना है ताकि दिखेगा बढ़िया, ठीक है, और एग्जाम एकदम साफ सुथरा बना गया ना, लो हो गया। और यहाँ लिखेंगे बोलो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और क्या होगा बोलो dt होगा। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम तरीका बता रहे। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, आप लोग को अगर याद होगा तो यहाँ लिख रहे हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर याद होगा तो होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है क्या। अब देखो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस क्या होगा बोलो साइन स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, या ये जो जुड़ के हो जाएगा 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इस टर्म को उधर लिख जाते हैं, मतलब ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है, समझ में आ गया। इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो यहाँ लिखेंगे बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा है, कहाँ देख रहा है उधर, इधर देखो ध्यान से, कोना वाला क्या कर रहा है, इधर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसको करो तो क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा और बाई क्या होगा बोलो 2, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। अब देखो आगे, अब यहाँ थीटा की जगह हम ओमेगा टी पुट कर देते हैं। जैसे हम थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, फॉर्मूला निकल के आएगा। देखो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और बाई क्या होगा बोलो 2 होगा, और ये रहा हमारा फॉर्मूला जो कि हमको यहाँ पे पुट करना है। क्लियर हुआ बात, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो अब देखो यहाँ हम सॉल्व कर दो, तो यहाँ लिखेंगे I1 इक्वल टू cos फाई, तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके t, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये पुट करेंगे, मतलब 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और बाई क्या होगा बोलो 2, और ये इंटू करेंगे हम dt के साथ, समझ में आ गया। अब देखो 2 को बाहर कर देते हैं, तो I1 इक्वल टू होगा cos फाई और बाई क्या होगा बोलो 2, इंटीग्रेशन पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, पता है। चलो तो लिख लेते हैं एक बार तुम लोग को सहूलियत के लिए, तो 0 से लेके t तक, यहाँ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और इंटू क्या होगा बोलो dt होगा, समझ में आ गया। चलो 1 का इंटीग्रेशन t होता है पता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं पता, तो हम लिख देते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ तो I1 इक्वल टू होगी यहाँ cos 5/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके t, 0 से लेके t एक बार करेंगे 1 और इंटू dt, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करना एकदम तोड़ दे रहा है, पूरा 100% तोड़ देता है, और इसका भी कोई इंटीग्रेशन करना अलग से, तो यहाँ माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके t, और यहाँ क्या होगा t है बबुआ, है ना, और cos क्या है भाई, तो cos है 2 ओमेगा टी और इंटू क्या है बोलो dt। अब देखो हम दोनों का इंटीग्रेशन बगल में लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। इंटीग्रेशन 1 और इंटू dt का इंटीग्रेशन t होता है बाबू, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ध्यान से समझना, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ध्यान समझना, इसका इंटीग्रेशन होता है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है, देखो ध्यान सुनो, cos 2 ओमेगा टी और इंटू dt का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा होता है ना, इसका ये इंटीग्रेशन होता है ना। अगर थोड़ा सा अगर आइडिया है तो हम बता देते हैं, डिफ्रेंसिएशन में देखो d साइन x और बाई dx इक्वल टू हम लोग लिखते हैं cos x, समझ में आ गया कि नहीं। तो जब हम इंटीग्रेशन cos x का करते हैं, इंटीग्रेशन cos x और इंटू dx, तो इक्वल टू आता है
साइन एक्स आता है। क्या था बोलो? साइन एक्स। समझ में आ गया? अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा बोलो? 2 होगा। बट यहाँ 2 तो होगा, लेकिन साथ साथ नीचे में भी 2 आ जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। समझ में आ गई कि नहीं? जो चीज़ वहाँ मल्टीप्लाई होता है वो चीज़ यहाँ नीचे आ जाता है। देखो क्या ही बताएंगे तुम लोग, फिर से बता दो। देखो क्या करना है, देखो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बताएं d साइन 2x और बाई dx, है ना। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन आता है तो होता है इसका इंटीग्रेशन cos 2x और इंटू 2 होता है। तो देखो इंटीग्रेशन, देखो डिफरेंशिएशन में जो चीज़ मल्टीप्लाई में जाता है इंटीग्रेशन में वो चीज़ डिवाइड में आ जाता है। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे, इंटीग्रेशन cos 2x और इंटू dx का, तो इसका तो होगा sin 2x, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन ये 2 ठो नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यही चीज़ होता है। तो देखो गौर सुनो, यहाँ भी वही है। देखो यहाँ t के साथ करेंगे तो 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, 2 ओमेगा कहाँ आ जाएगा बोलो? डिवाइड में आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? चलो तो यहाँ लिखते हैं I1 इक्वल टू कॉस 5/2 और इसका इंटीग्रेशन t होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? 0 से लेके t तक माइनस, और इसका इंटीग्रेशन अभी हम बता दिए हैं साइन 2x ना लिखेंगे, साइन 2 ओमेगा, तो साइन 2 ओमेगा t और बाई क्या होगा बोलो? 2 ओमेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन करना है। प्यार से इंटीग्रेशन करो इसको। देखो तो आगे लिखो यहाँ I1 इक्वल टू होगा cos 5/2 बाई, देखो इंटीग्रेशन में सबसे पहले पुट किया था अपर लिमिट, फिर माइनस देते हैं और फिर पुट करते हैं लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट है, तो सबसे पहले t की जगह पुट करो, तो यहाँ t अपर लिमिट, फिर देना है माइनस और फिर देना है लोअर लिमिट का मतलब 0 पुट करना है। समझ में आ गया? माइनस आएगा। यहाँ पुट करो बाबुआ, देखो यहाँ पुट, सबसे पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो होगा साइन 2 ओमेगा बड़का t और बाई क्या होगा बोलो? 2 ओमेगा, और माइनस देंगे, वेरी गुड, और फिर पुट करना लोअर लिमिट। लोअर में तो इसकी जगह 0, तो जैसे 0 पुट करेगा तो होगा पूरा साइन 0 और बाई क्या हो जाएगा बोलो? साइन 0 बाई होगा बोलो 2 ओमेगा। होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। अब देखो ओमेगा की जगह पुट करना है 2 पाई बाई टी, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाई टी होता है, तो 2 पाई बाई टी हम लोग ओमेगा की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको फिर से पेन चेंज करके बता रहे हैं। देखो यहाँ तो I1 इक्वल टू लिखे यहाँ cos 5/2, 100% तोड़ दे रहे बच्चा। देखो तो यहाँ होगा I माइनस, हो गया। अब देखो फटाफट ओमेगा की जगह हम 2 पाई बाई टी पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा की जगह 2 तो रहेगा और 2 पाई बाई क्या होगा बोलो? टी। ओमेगा की जगह पुट किए हैं, है ना, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? टी तो टी ही रहेगा। समझ में आ गया? और बाई क्या होगा बाबू? 2 ओमेगा होगा ना, माइनस यहाँ होगा साइन 0 डिग्री और बाई क्या होगा बोलो? 2 ओमेगा। अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो ध्यान से सुनो कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, बोले हाँ, और ये t से t कैंसिल हो जाएगा और ये 2 को होगा 4 पाई, और 4 पाई का भी वैल्यू क्या होगा बोलो? 0। मतलब साइन 4 पाई का भी वैल्यू क्या होता है बोलो? 0 होता है। तो साइन 4 पाई का भी वैल्यू क्या होता है बोलो? 0। मतलब ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया। तो फाइनली मेरे पास आया I1 इक्वल टू cos 5/2 और इंटू यहाँ अगर देखें तो t माइनस 0 बोलो हाँ या ना, माइनस माइनस प्लस होगा बट 0। तो इसको अगर गुना करें तो होगा I1 का वैल्यू मेरे पास निकल के आया cos 5/2 और इंटू क्या आया? 2t आया। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। पूरी तरह से समझाएं तुम लोगों को कैसे कैसे इंटीग्रेशन करना है, कहाँ कहाँ क्या पुट होगा। समझ में आ गया? अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट आ चुका है, अब सेकंड वाला पार्ट भी हम इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं। ये है हमारा सेकंड वाला पार्ट, ठीक है ना। तो सेकंड वाला पार्ट देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेके t, तो यहाँ करना है ना। तो सेकंड वाला पास की जगह हम लिखते हैं I2। वही चीज आया कि नहीं आया? देखो फिर से एक बार और दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को संतुष्टि हो जाए। देखो यही ना आया cos 5/2 और इंटू टी, इसका सॉल्व किया आ गया। देखो यहाँ ही यही ना आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ करना है, या क्या करना है बोलो? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू क्या आया था बोलो? साइन 5। इसका इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके टी तक। फिर से कहानी वही है कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा इंटीग्रेशन से क्या करते हैं बोलो? बाहर करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं I2 और जो कांस्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रेशन से क्या कर दो? बाहर। तो जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ होगा साइन 5। अब इस बार साइन 5 क्यों कांस्टेंट है? बोले टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ टी है यहाँ टी, मतलब ये दोनों वेरिएबल है और ये क्या हो गया बोलो? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमको बाहर कर दिए, तो 0 से लेके टी लिखे। यहाँ आया हमारा साइन ओमेगा टी और इंटू क्या आया बोलो? कॉस ओमेगा टी। देखो जब भी इसको इंटीग्रेशन किया जाता है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब यहाँ 2 करेंगे 1/2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। बोले कैसा सर? क्योंकि इसको फॉर्मूला में लाने के लिए, नहीं तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक है ना। क्यों? देखो अब यहाँ साइन फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है
2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ हम जैसे ही लिखें कि साइन 2 ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो होगा साइन 2 ओमेगा और इंटू क्या होगा बोलो, कॉस ओमेगा टी होगा, समझ में आया। तो मतलब ये 2 साइन, देखो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी, समझ में आ गया ना, बस इसीलिए किए थे। तो इक्वल टू आई टू इक्वल टू साइन 5/2 और यहाँ क्या करेंगे, सॉरी यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके t और यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे यहाँ साइन 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी। अब इसका आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, बात समझ में आ गया ना। देखो तो इसको इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे i2 इक्वल टू साइन 5/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके t, इसको कर दें इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान समझो, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2 ओमेगा टी और बाय होता है 2, याद रखना, ठीक है, सॉरी 2 ओमेगा, ओमेगा छूट गया, ओमेगा होगा, है ना। चलो तो इसके जगह हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चा। देखो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट बोलो, अभी लिख दिए माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बाई क्या होगा बोलो 2 ओमेगा। कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके टी तक, क्लियर है। अब देखो यहाँ i2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 5/2। अब करो, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है और ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, 2π/t। अब डायरेक्ट करते हैं क्योंकि पिछला बार समझा चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ ओमेगा माइनस देंगे तो यहाँ होगा cos 2 और ओमेगा की जगह 2π/t, तो 2π/t और यहाँ t की जगह बड़का t, तो बड़का t और बाई क्या होगा बोलो 2 ओमेगा। अच्छा याद है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस देते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट कर। तो जैसे देखो अपर लिमिट तो पुट कर दिया, अब क्या देना है माइनस, लेकिन इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो प्लस, क्लियर है। अब इसको जैसे टी के जगह पुट करेंगे तो ये टूरा पोटम जी क्या होगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा बोलो, होगा ना, और बाई क्या होगा बोलो 2 ओमेगा, ठीक है। ये टी से टी कैंसिल हो गया। देखो यहाँ आया cos 4π, तो cos 4π का जो वैल्यू होता है, देखो cos 4π का वैल्यू 1 होता है। cos 4π का वैल्यू क्या होता है, 1 नहीं बोलेंगे, हाँ सॉरी 1 होता है। cos 4π का वैल्यू क्या होता है बोलो 1 होता है, कंफर्म। cos 4π का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ वैल्यू के 1 पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस 1/2 ओमेगा। देखो तो यहाँ i2 की जगह लिख रहे हैं, i2 की जगह लिखें यहाँ साइन 5/2 और यहाँ क्या होगा, इसके जगह -1 और +1, मतलब 1 -1/2 ओमेगा और यहाँ भी +1/2, तो ये कट के क्या हो गया बोलो 0। तो जैसे होगा 0 तो i2 का वैल्यू आ गया साइन 5/2, अरे बोलो हाँ या ना, और ये टर्म हो गया पूरा इंटू 0 तो वैल्यू 0। देखो i2 का वैल्यू 0 हो गया, i1 का भी वैल्यू 0 हो गया, है ना। तो ये दोनों समझ में आ गया। अब दोनों i1 और i2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अगला स्टेप क्या लिखना सबको पता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जैसे पुट करेंगे तो सबको पता है इक्वेशन क्या था, i इक्वल टू था और i इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख के रखे थे, देखो E0 I0 याद आया क्या, और बाई क्या था बोलो 2 था, देख लेते क्या क्या था, देखो E0 सॉरी t था, तो यहाँ हम लिखेंगे t, तो यहाँ लिख देते हैं बोलो t, बोलो था ना। और यहाँ था हमारा इंटीग्रेशन फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट का वैल्यू क्या आया था बता फटाफट, तो हम लिख देते हैं एक बार, यहाँ i1 था और यहाँ क्या था बोलो i2 था, याद है ना। चलो तो यहाँ लिखते हैं i इक्वल टू E0 I0 बाई t और यहाँ क्या लिखेंगे, इसके जगह मेरे पास आया cos 5/2 और इंटू t आया और प्लस i2 का वैल्यू क्या आया बोलो 0 आया। बात समझ में आ गया। इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे लिखना है अभी और। देखो तो यहाँ एवरेज पावर ना, हम लोग क्या निकाल रहे थे बोलो एवरेज पावर, यहाँ गलती लिखे हैं, यहाँ एवरेज पावर आना चाहिए, तो यहाँ होगा एवरेज पावर, है ना, समझ में आ गया। आप देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, तो लिखेंगे इक्वल टू E0 I0 बाई टी और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा cos 5, दिख रहा है ना बच्चा, देखो cos 5/2 और इंटू क्या लिखेंगे बोलो t, तो t से t कैंसिल हो गया, है ना। अब इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख ही सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एवरेज इक्वल टू होगा E0 बाई √2 और इंटू क्या लिख देते हैं I0 बाई √2, लिख सकते हैं √2 मिलके 2 हो जाएगा, बात तो बराबर ही है, और इंटू क्या लिखे हैं बोलो cos 5। अब थोड़ा सा गौर से इसको देखो तो मजा ही आ जाएगा। देखो फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ, देखो एवरेज क्या निकाले E0 बाई √2 और इंटू क्या है बोलो
आई नॉट बाई रूट टू, और यहाँ क्या है बोलो कॉस फाई। अगर गौर से देखो तो ये वर्चुअल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, ईवी का फॉर्मूला होता है, तो ईवी का फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई रूट टू, और ये होता है आई वी का फॉर्मूला, मतलब वर्चुअल करंट का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई रूट टू। इसका भी लिंक, इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। समझ में आ गया कि वर्चुअल करंट क्या होता है और वर्चुअल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। और वहाँ पर एक और बताए थे कि कैसे हमारा एसी करंट जो है फ्लैक्चुएट करके, सप्लाई तो 220 वोल्ट पर होता है, लेकिन शॉक अगर मारेगा तो 311 वोल्ट तक भी मार सकता है। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तो एवरेज पावर, तो एवरेज पावर की जगह इसके हम क्या लिखेंगे बोलो ईवी लिखेंगे, और इसकी जगह क्या लिखेंगे बोलो आईवी लिखेंगे, और इनटू क्या लिखेंगे बोलो कॉस फाई। तो यही हमारा हो गया एनर्जी लॉस का डेरिवेशन। दिस इज द एनर्जी लॉस फॉर कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। तो ये एनर्जी लॉस का क्या है बोलो फॉर्मूला है। वेयर कॉस फाई इज कॉल्ड, यहाँ लिख सकते हैं वेयर cos phi is called, where cos phi is called power factor, where cos phi is called power factor। तो ये जो cos phi होता है उसको हम क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी लॉस। इसको क्या बोलते हैं एनर्जी लॉस फॉर कंप्लीट वन साइकिल, याद है कंप्लीट वन साइकिल है ना, कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है ना। एवरेज पावर को क्लियर है, पावर फैक्टर कॉस फाई को बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कॉस फाई इक्वल टू, ध्यान सुना, कॉस फाई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा एवरेज पावर, और बट्टा में क्या चला जाएगा, ये दोनों बट्टा में चला जाएगा, तो ईवी आई वी होगा। क्या होगा बोलो ईवी आई वी होगा, और ईवी आई वी का मतलब देखो वर्चुअल वोल्टेज और वर्चुअल करंट मिलके क्या बनेगा, वर्चुअल पावर बनाएगा। बहुत अच्छा, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस फाई इक्वल टू एवरेज पावर, और बाई क्या होगा वर्चुअल पावर होगा। कौन सा पावर होगा बोलो वर्चुअल पावर। मतलब अगर बात करें पावर फैक्टर का मतलब, तो कॉस फाई, देखो कॉस फाई का मतलब होता है एवरेज पावर, एवरेज पावर, और बाई क्या होता है बोलो वर्चुअल पावर। क्या होता है बोलो वर्चुअल पावर। अगर डिफाइंड करने बोले कि पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर और वर्चुअल पावर के बीच के जो रेशियो को क्या कहा जाता है बोलो पावर फैक्टर कहा जाता है। और यहाँ तक हमको पावर फैक्टर में डेरिवेशन को करके आना है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। तो जरूर इसका कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेरिवेशन के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।